मेरा नाम पौरुष सूद है एंड मैंने यूपीएससी सीएसई 2022 में 29 रैंक प्राप्त की है। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है एंड मैथ मेरा ऑप्शनल था। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करते हैं, मैथ ऑप्शनल के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट सीरीज़ देनी चाहिए या नहीं, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, सिलेबस क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था एंड मैंने 2020 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, पर 2022 वाले एग्ज़ाम में मैंने पास किया। तो फर्स्टली आई वुड से कि जो मैथ ऑप्शनल है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है एंड अगर हमें ये मैथ ऑप्शनल चूज़ करना है तो देर आर सम फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसिडर। फर्स्ट बीइंग हमारी बैकग्राउंड। अगर हमारी टेक्निकल बैकग्राउंड है, इफ़ यू आर इंजीनियर्स और हमने मैथ पढ़ा है, मे बी बीएससी इन मैथमेटिक्स और समथिंग, देन आई थिंक हमारा काफ़ी सिलेबस मैथ का कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, आपका फिज़िक्स पोर्शन ऑफ द मैथमेटिक्स ऑप्शनल लाइक स्टैटिक्स, डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ऑल, ये सब आपने यूजुअली कवर कर लिया होता है विद एंड दीज चैप्टर्स आर व्हाट आर कंसिडर्ड द हार्डर चैप्टर्स इन मैथमेटिक्स। देयर आर डेफिनेटली चैप्टर्स लाइक रियल एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा जहाँ पे इंजीनियर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज दे आर नॉट एक्सपोज टू दैट। अगर आपने फिज़िक्स में अपनी बीटेक या कुछ करा है तब भी यू हैव एन एज इन दीज टॉपिक्स। जो हम फर्स्ट ईयर में यूजुअली जो बेसिक मैथ कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग में, विच हैव टॉपिक्स लाइक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड ऑल, वो भी आर अ पार्ट ऑफ द मैथ ऑप्शनल सिलेबस विच हेल्प। अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स किया है तो उसमें मे बी आपने फिज़िक्स टॉपिक्स नहीं कवर किए होंगे लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ऑल, बट बाकी रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा आपने कवर किया होता है, तो यू हैव एन एज ओवर अदर्स। तो आई थिंक अनलेस यू हैव डन बीटेक इन मैथमेटिक्स, आपका कुछ ना कुछ टॉपिक तो छूटेगा ही विच यू वुड हैव नॉट डन इन योर कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक थोड़ा थोड़ा अगर आपने कर भी लिया हो ये सब तो इट सर्टनली हेल्प्स। तो फर्स्टली आई गेस अगर आपको मैथमेटिक्स ऑप्शन लेना है तो थोड़ी सी बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हेल्प्स। सेकेंडली, इफ़ यू वर अ गुड स्टूडेंट इन कॉलेज, अगर आपने ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं, इट्स नॉट जस्ट दैट कि ये आपके सिलेबस में थे, बट आपने ये डिलीजेंटली अपने कॉलेज में सॉल्व किए हैं, तो आई थिंक यू डेफिनेटली हैव एन एज ओवर अदर्स। बिकॉज जैसे हम कॉलेज में एंड सेम्स या मिड सेमेस्टर एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस ऑप्शनल के एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो अगर आप कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, तो आई थिंक आपका एज रहेगा ओवर अदर्स। और अल्टीमेटली मेरा ये मानना था कि मैंने मैथ ऑप्शन इसलिए लिया क्योंकि आई फील कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जहाँ पे मेरी आई विल हैव एन एज ओवर अदर्स। क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर मैंने कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया या फिर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे ऑप्शन लिए, तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर पीपल हु माइट स्कोर बेटर देन मी। बट मैथ में सिंस आई एम फ्रॉम अ गुड टेक्निकल बैकग्राउंड, मैंने कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाई करी है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ, तो आई फेल्ट कि मेरे लिए मैथ वुड बी द बेस्ट चॉइस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो एन्जॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर when you're choosing an optional. You need to enjoy what you're doing because majority of our time goes to optional only, especially post prelims. So yeah, you need to enjoy what you're doing, and so yeah, this is how we can choose math as an optional. Next, I'd like to talk about my book list and the syllabus and any important topics that I consider for the syllabus. So if you have not already seen the syllabus, there are two papers in mathematics, paper 1 and paper 2, and each has two different sections, and we need to attempt two compulsory questions from each section and one question from each section, totaling I think 5 questions. So let's talk about the chapters one by one. So in paper 1, the part 1 of paper 1, we have matrix and linear algebra. So matrix and linear algebra, I followed IMS notes and the G20 Google Drive. मे बी मैं एक बार ये बता देता हूँ कि मेरा ओवरऑल बुक लिस्ट क्या रही है. इट हैज़ बीन G20 Google Drive all throughout. So the G20 Google Drive contains IMS notes. It also contains previous year's questions. It also contains some important books. It also contains chapter and topic wise previous year questions which are extremely helpful. I'll come to that later. But this was my
main resource. Apart from that, for some chapters, YouTube also I used, which I'll explain during the course of my book list. But yeah, G20 Google Drive was kind of like my sole resource for math. So yeah, let's come back to matrix and linear algebra. I used IMS notes and the previous year questions for matrix and linear algebra. Everything was available in the G20 Google Drive. So जो matrix and linear algebra chapter होता है, that is generally considered to be one of the easier chapters, and that is true because the syllabus is less, proofs and all थोड़े से रहते हैं, वो कर सकते हो तो कर सकते हैं. Apart from that, एक सेट क्वेश्चंस आते हैं कि ये एग्जाम में आ सकता है, तो वो प्रिपेयर कर लो एंड यू विल बी सेट फॉर. In the matrix chapter, you should learn how to use a calculator. In fact, I have my own YouTube channel named Porish Sood, and I have detailed a video on how to use calculator for mathematics optional. So you can just watch that video and it will tell you how to use calculator for matrix and linear algebra. So the questions are easy in the exam and हो जाता है ये. नेक्स्ट हम आते हैं 3D और एनालिटिकल ज्योमेट्री पे. अब ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लगा मुझे क्योंकि इट्स वेरी ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस है इस टॉपिक में. इसके काफ़ी अलग अलग पार्ट्स हैं. देयर इज़ प्लेन्स एंड लाइंस, देन देयर इज़ स्फीयर्स, सिलेंडर्स, कोन्स एंड फाइनली वी हैव कोनिकॉइड्स. तो जो प्लेन्स एंड लाइंस वाला पार्ट है जहाँ पे हम स्क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, एंगल बिटवीन प्लेन्स करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि आगे जाके पूरा यही यूज़ होगा फॉर द अदर टॉपिक्स इन दिस चैप्टर एज वेल. तो मैंने इसके लिए NCERT ऑफ क्लास 12 पढ़ी थी. NCERT ऑफ क्लास 12 में अगर आपको याद हो, हमारा एक चैप्टर था नेम 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो मैंने उसी से प्रिपेयर किया था 3D. उसके बाद हम आते हैं स्फीयर्स एंड सिलेंडर्स पे. तो स्फीयर्स एंड सिलेंडर जो है वो IMS नोट्स में सफिशेंटली एंड अच्छे से कवर्ड है, तो वो प्रिपेयर कर लीजिएगा. कोन में भी ऐसा ही है. IMS नोट्स में बड़ी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बस आपको वो प्रिपेयर करना है, उसके अलावा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. कोनिकॉइड्स इज़ वन पार्ट विच आई फाउंड रियली टफ, क्योंकि IMS में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कोनिकॉइड्स के. बट एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो कुछ मतलब कोई बहुत टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. एंड जो पार्ट 2 ऑफ पेपर 1 है जिसमें स्टैटिक्स, डायनामिक्स वगैरह है, उसमें मैं थोड़ा वीक था क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था. इसलिए मेरे को पार्ट 1 में से ही 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की ज़रूरत थी, इसलिए मेरे को कोनिकॉइड्स अच्छे से करना पड़ा था. तो कोनिकॉइड्स इज टफ, बट देन IMS के नोट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो सब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. 2-3 बार 5 बार सॉल्व करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मुझे एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है if the same question gets repeated. There are some other topics also like second degree equation of conics and all, and there is also a topic called generating lines. Now you can keep these at a lower priority, but I would say कि finish these also, because at least in my year some unexpected questions were also asked. So yeah, this topic is tougher, it's very long. Sphere, cylinder, cone and all are very scoring and questions आते भी हैं. Planes and lines are very scoring. Conicoid से usually एक 20 marker question आता है, 2 या कभी कभी 2 भी आ जाते हैं. तो it is important to finish that also, and it is a scoring chapter if you know how to solve the question. तो उसके लिए आप नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. The next topic in part 1 of paper 1 is calculus, which includes both single and multivariable calculus. मुझे multivariable calculus थोड़ा सा टफ लगा था, especially from IMS notes, जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है. तो I would say कि आप एक बार PYQs देख लीजिए, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सेंट्रिक बनाइए. जैसे मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में इतना डिफ्रेंशिएशन एंड ऑल, एज इन वो जो कुछ रहता है राइट, जिसमें हम डिफ्रेंशिएबिलिटी देखते हैं कि कैसी है, वो इतना नहीं पूछा जाता. पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वगैरह आता है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए हमारा. लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा, दीज आर काइंड ऑफ सम टॉपिक्स विच आर रिपीटेड many a times and they are important also. थोड़े सा टफ also they are to understand, confusing लगते हैं, तो इन सबको पे ज़्यादा थोड़ा फोकस रखना चाहिए हमें. इसमें भी वही है, IMS notes and PYQs will be all that you need for your preparation.
देर आर सम अदर टॉपिक्स एज वेल लाइक कर्व ट्रेसिंग एंड एसिम्टोट्स. अब मैं तो ये पढ़ के नहीं गया था, बट इस साल देयर वाज अ 20 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम कर्व ट्रेसिंग. सो दिस ओनली गोज टू शो कि सिलेबस को बार बार देखना, सिलेबस में से टॉपिक्स को क्रॉस आउट करना जो हमारे हो गए हैं, दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब आई मीन इस साल ऑनवर्ड आई थिंक हमें कर्व ट्रेसिंग, एसिम्टोट्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. जो भी सिलेबस में है वो हमें करना पड़ेगा. अब आई डिड नॉट फाइंड दीज इन दी IMS notes or G20 Google Drive, so you will have to look for another resource, but try to finish curve tracing and asymptotes as well. So this brings us to an end to the part 1 of paper 1. अब हम part 2 पे जाते हैं. तो part 2 में there is vector analysis, ODE and statics and dynamics. So let's try that one by one. So vector analysis जो chapter है, I found that to be very easy. There are maybe I can divide that into two parts. One is the first part where we have all the basics of vector analysis, Serret-Frenet formulae, curvature and torsion. So all that part is also important. And the second part is those three theorems that we have, right? Gauss divergence theorem, Stokes theorem and all. So I would say that we do need to have a background of calculus from here. We need to know how to use Jacobians, how to use polar coordinates. But once we know that, at least the second part of this chapter, which is Gauss divergence theorem and all, it becomes very simple. And I think questions इनसे ज़्यादा हमें attempt करने चाहिए, क्योंकि usually क्या होता है ना, they ask us to verify Stokes theorem, verify Gauss divergence theorem for this. तो उसमें क्या होता है, since हम verify कर रहे हैं, हमारा आंसर अपने आप ही चेक हो जाता है, तो हम वी आर श्योर कि हमारा आंसर सही होगा. तो ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा टारगेट करनी चाहिए रादर देन कोई बहुत ही कैलकुलेशन इंटेंसिव वाला क्वेश्चन हो, अगर हमारे पास चॉइस है तो. एंड जो फर्स्ट पार्ट है कर्वेचर टॉर्शन वाला, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे, क्योंकि उसमें थोड़ी वेक्टर आइडेंटिटीज़ हमें पता होनी चाहिए एंड प्रूफ्स थोड़े बहुत पता होना चाहिए. कर्वेचर एंड टॉर्शन कैलकुलेशंस आर वेरी टीडियस. तो but still I would say that this is a very scoring chapter and it's kind of like a saving grace in part 2 of paper 1. तो so yeah, इसमें भी IMS notes और PYQs. I think PYQs इस chapter के are very good and very important to do. अगर आप PYQs ही कर लेंगे तो इनफैक्ट जो मुझे IMS के नोट्स लगे थे, I found their level to be a little lower than the PYQs because PYQs में कभी काफ़ी टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आई वुड से दो थ्री थियरम्स, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड वन मोर, आई डोंट रिमेंबर इट एनी मोर, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है. जैकोबियंस एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें यूज़ करने आने चाहिए मल्टीपल इंटीग्रल्स में, तो ये चैप्टर ईजिली हैंडल हो जाता है. नाउ लेट्स कम टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. हमने यूजुअली ये चैप्टर अपने कॉलेज में कवर किया होता है. इसमें थोड़ा सा एडिशनल है उसके लिए. जैसे जो नॉन लीनियर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स वाला पार्ट है, आई फाउंड दैट टू बी क्वाइट टफ, जिसमें p यूज़ होता है. आई फाउंड दैट टू बी क्वाइट टफ. क्लेरॉट फॉर्म जो होती है, दैट वाज आल्सो वेरी टफ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द चैप्टर वाज मैनेजेबल. एंड कैलकुलेशन एरर्स इसमें बहुत हो सकते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा. मेरे को लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि फॉर्मूले याद करने होते हैं उसमें, बट IMS नोट्स वर अगेन सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर. एंड एग्ज़ाम में मैं ट्राई करता था कि अगर चॉइस हो तो मैं इसको ना ही करूं, क्योंकि कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस चैप्टर में. अगर कोई इजी चैप्टर टॉपिक से आया तो मैं कर लेता था ODE के, बट अगर नॉन लीनियर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स आया या बहुत सारे नॉन लीनियर वाले क्वेश्चंस आए, तो आई यूज्ड टू ट्राई टू नॉट डू इट. अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आया होता तो मैं कर लेता, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड इन दिस एग्जाम ऑल्सो. मैंने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वाला क्वेश्चन किया था, नॉन लीनियर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स वाला क्वेश्चन मुझसे बना नहीं था. सो या द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ODE ऑल्सो आर क्वाइट गुड. इसमें भी देर आर सर्टन टॉपिक्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट, लाइक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से यूजुअली एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो 4 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग वेरिएबल कोएफिशिएंट्स वाले क्वेश्चंस है, लाइक द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है ना, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. बाकी तो इट्स मोस्टली ईजी ओनली. नाउ लेट्स कम टू स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. तो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स आई फील दैट दे आर वेरी लॉन्ग चैप्टर्स एंड इतना टाइम नहीं होता हमें कि ये कवर कर पाएँ, स्पेशली सिंस आई वाज अ वर्किंग प्रोफेशनल.
मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, बट इफ़ यू हैव टाइम इट इज़ क्वाइट स्कोरिंग, much scoring than the mechanics and fluid dynamics part of paper 2. So let's go by the topics one by one. So let's come to statics first. So there is common catenary firstly. So common catenary के लिए कृष्णा सीरीज हेल्प्स, वो भी G20 में अवेलेबल है. ये मैं करके नहीं गया था, मैंने अब किया था फॉर माई नेक्स्ट अटेम्प्ट, मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट इन द हाइंडसाइट आई फील दैट इट वाज क्वाइट अ सिंपल चैप्टर एंड ये एटलीस्ट अच्छे से कर लेना चाहिए स्टैटिक्स में. वर्चुअल वर्क इज़ ऑल्सो अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर एंड इसमें भी कृष्णा सीरीज़ के एग्जाम्पल्स मैंने देख लिए थे. इट्स अवेलेबल इन G20 एज वेल. इफ़ यू कंपेयर इट देन यू विल रियलाइज दैट जो PYQs हैं दे आर जनरली questions are generally asked from Krishna series only. Maybe those are kind of like set questions for these chapters, इसलिए वही repeat होते हैं. तो I think it is important to look at PYQs as well as Krishna series examples. Virtual work थोड़ा सा starting में tough लगेगा, but once you get the hang of it हो जाएगा. मेरे एग्ज़ाम में 2022 में तो I think एक virtual work का question आया था which was quite unexpected. इसमें कुछ chains थी and one end of the chain is being pulled in one direction. तो I was not able to identify that this is from virtual work. तो yeah, that is also a problem. But at least अगर कृष्णा सीरीज़ के एग्जाम्पल्स या कुछ से आ जाए then we should be sure कि we are able to solve it properly. इसलिए उतना तो हमें कर लेना चाहिए. Equilibrium भी एक टॉपिक है, वो मेरे को काफ़ी टफ लगता था. इस बार कोई प्रूफ पूछा गया था एग्ज़ाम में विच आई कुड नॉट डू अनफॉर्चुनेटली. अगर आपके पास टाइम है तो आप ये प्रूफ भी देख लीजिए और थोड़े कृष्णा सीरीज़ के इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए. आई रिमेंबर इस टॉपिक में से भी काफ़ी रिपीट होता है फ्रॉम द एग्जाम्पल्स ऑफ कृष्णा सीरीज़. तो आप ऐसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. फोर्सेस इन 2D के लिए मैंने ज़्यादा कुछ एडिशनली प्रिपेयर नहीं किया था. एक लामीज़ थ्योरम करके होता है वो देख लिया था. नथिंग मेजर हियर. जो मेरी 12th की नॉलेज थी मैंने उसी से सोचा था मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा एंड PYQ सॉल्व कर लिए थे. तो PYQs आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी चैप्टर, बट इसमें PYQs से हम बैकवर्ड जा सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज देर आर hundreds of examples in the books which we don't have the luxury to solve. So this goes for statics. And when we come to dynamics, there are some topics which are covered in our 12th class only, like rectilinear motion, projectile motion. rectilinear motion में तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. projectile motion में थोड़े से कृष्णा सीरीज़ के एग्जाम्पल्स हम अगर देख लें तो एग्ज़ाम में अगर रिपीट हो जाए तो आसानी रहती है. सिंपल हार्मोनिक मोशन भी ईजी है. थोड़ा सा इसमें हम इंटीग्रेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो just try those examples from Krishna series or the previous year questions once. You will see they are repeating, and otherwise this topic is very simple I feel. Then next is constrained motion, जिसमें circle पे constraint होता है and एक cycloid पे constraint होता है. अब cycloid करने का I don't think I had the time, but circle पे at least मैं करके गया था. Second अभी upcoming attempt के लिए मैंने cycloid भी पढ़ा था, and both are very simple actually. एक फॉर्मूला ही याद करना होता है and वो हर जगह यूज़ हो जाता है इस चैप्टर में. तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए देन यू शुड डेफिनेटली डू इट. व्हेन वी कम टू सेंट्रल ऑर्बिट्स, ये वाला टॉपिक इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट, बट द बॉटम लाइन इज़ कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनका एक सेट पैटर्न है टू सॉल्व. तो आप एक बार देख लीजिए पहले बुक से, कृष्णा सीरीज़ से, फिर एग्ज़ाम पे देखिए क्या क्वेश्चंस आए हैं एंड उससे आप बैकवर्ड जाके देखिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. जैसे देर यूजुअली कि एक लॉ ऑफ फोर्स दिया होता है, यू हैव टू फाइंड द पाथ. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर थिंग्स एंड हर एक का एक सेट पैटर्न ऑफ सॉल्विंग है. तो एक बार मैंने किया था, उसके बाद मेरे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया था. तो इट्स वेरी सिंपल इन दैट रिगार्ड, बट इनिशियली इनर्शिया रहता है बिकॉज इट्स अ टफ टॉपिक टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट. केपलर्स लॉज वाला इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल ऑर्बिट्स, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा कोनिक सेक्शंस, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का इक्वेशंस याद होनी चाहिए. तो मैंने बहुत लिमिटेड इसके लिए पढ़ा था, 1-2 प्रूफ्स पढ़ के गया था मैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज लाइक कि केस सरसरा जो होगा एग्जाम में वो देखा जाएगा. स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स मैंने कवर किया. मैं डायनेमिक्स ज़्यादा बेटर करके गया था स्टैटिक्स से, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे टाइम में आई थिंक तीनों क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन केम फ्रॉम स्टैटिक्स. So I could not solve any of them in fact. So it goes to show कि हमें अपनी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से रखनी चाहिए even for statics. So this was paper 1. अब हम पेपर 2 पे डिस्कस करते हैं. पेपर 2 का
is considered to be slightly more difficult than paper 1, but मेरे paper 2 में much better marks थे than paper 1. I got a total of 300 marks, 133 in paper 1 and 167 in paper 2. You would have realized कि मैंने इतनी चीज़ें जो छोड़ी हैं एग्ज़ाम में, that is the reason why I got so less marks in paper 1. Now when we come to paper 2, उसमें भी there are 2 parts. The first part has chapters real analysis, modern algebra, linear programming problems and complex analysis. So let's discuss these one by one. तो जो रियल एनालिसिस पे हम पहले डिस्कस करते हैं. रियल एनालिसिस अगर हम वैसे देखें तो बहुत टफ चैप्टर है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्रूफ्स, देर आर लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक लिमिट पॉइंट्स एंड वेरियस थियोरम्स ऑल्सो दैट आर देयर. बट सिंस आई डिड नॉट हैव दैट मच टाइम, मैंने बहुत क्रिस्प प्रिपरेशन करी थी रियल एनालिसिस की. मोस्टली ये प्रूफ्स, लिमिट पॉइंट्स वगैरह मैंने नहीं देखा था. आई डिड the important topics like sequences and series, uniform convergence, improper integrals and uniform continuity. So these are a few topics that I had done well, and इनके PYQs काफ़ी अच्छे हैं. If you look at PYQs, right, proofs are not asked as much. If you have time, you can do them at a lower priority, but apart from that, it is okay, and IMS notes are good enough for this. But PYQs are also very important for uniform convergence and all. PYQs are quite good, they are quite tough, but they will make your concepts very clear. इसमें you'll have to go a little bit beyond the IMS notes also, because you will realize कि IMS notes पढ़ के ही सिर्फ समझ नहीं आएगा. So you can go check on YouTube or you can Google it for this. So yeah, ये real analysis था. There is another topic which is also very very important, which is called Riemann integrals, and that is a very simple topic. उसके एक 2-3 proofs होते हैं which are important to do, like conditions of integrability and all. वो करने हैं, and साथ साथ examples करने हैं जो सब IMS notes में available है. थोड़े proofs like continuous functions are Riemann integrable वगैरह, continuous on a closed interval, ये सब बुक में IMS नोट्स में अवेलेबल नहीं है. तो इसके लिए यू विल हैव टू फॉलो द इंटरनेट फॉर दिस, बट ये करके जाना चाहिए. तो दिस वाज अबाउट रियल एनालिसिस. नेक्स्ट लेट्स कम टू मॉडर्न अलजेब्रा. नाउ मॉडर्न अलजेब्रा हैज़ 2 parts, रिंग्स एंड ग्रुप्स, ग्रुप थियोरी एंड रिंग थियोरी. Group theory part is quite manageable, it's quite fun also, and it's easy. If you see the PYQs, they are quite tough honestly, and मुश्किल होती है PYQs करने में तो. बट एटलीस्ट जो थियोरी पार्ट है ग्रुप थियोरी का, दैट इज़ क्वाइट फन एंड इंटरेस्टिंग, एंड इट विल टेक सम टाइम, बट मज़ा आता है वो करने में, एटलीस्ट मुझे आया था. तो बट जो रिंग थियोरी पार्ट है दैट इज़ क्वाइट टफ. उसमें देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम रिंग्स, फील्ड्स, यूक्लिडियन डोमेन्स, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स एंड ऑल. तो मैंने यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स थोड़ा सा पार्ट छोड़ा था बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड टाइम. बाकी रिंग थियोरी भी मैं करके गया था. लकीली एग्ज़ाम में 2022 के एग्ज़ाम में मॉडर्न अलजेब्रा से इतना टफ नहीं पूछा गया था, तो मुझसे हो गया था एग्ज़ाम में भी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए इस चैप्टर में. कॉस्ट बेनिफिट थोड़ा पुअर है इसमें, बट दिस कैन गिव एन एज इन पेपर 2. तो आप एटलीस्ट ग्रुप थियोरी एंड रिंग थियोरी का इनिशियल पार्ट, यूक्लिडियन डोमेन्स वगैरह सब अच्छे से करके जाना है. बाकी पॉलिनोमियल रिंग्स वगैरह में भी देर आर सम थियरम्स, सम टॉपिक्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स. अगर आप वो आर कुमार करके एक बुक है उस G20 में वो देखेंगे, या फिर IMS के नोट्स देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो दिस वाज फॉर मॉडर्न अलजेब्रा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ क्वाइट सिंपल. मैंने कॉलेज में ये कोर्स कर रखा था, इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई इसमें. कैलकुलेशन एरर्स बहुत हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसके लिए IMS नोट्स नहीं फॉलो किए थे. एक NPTEL यूट्यूब पे अवेलेबल है कोर्स ऑपरेशंस रिसर्च का, मैंने वो फॉलो किया था, एंड इट विल गिव यू अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन. यू कैन जस्ट गो अलॉन्ग विद दैट एंड उससे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट हियर. सिंप्लेक्स मेथड इज़ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट. अब इसमें भी आई वुड से कि आप ये कोर्स के थ्रू जाइए, क्योंकि मेरे साल में 2 फेज़ मेथड आया था.
अगर मैं नॉर्मली पढ़ के जाता तो मैं 2 फेज़ नहीं करता, बट सिंस मैंने कॉलेज में किया हुआ था इसलिए ही मुझसे हो पाया था। सो या इसमें भी PYQs आर वेरी गुड। PYQs देखिए, उससे बैकवर्ड जाके देखिए कि आपको क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। सो दिस वाज अबाउट LPP। नाउ लेट्स कम टू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लोग बोलते हैं कि इट्स एन ईजी चैप्टर, बट आई फाउंड इट टू बी क्वाइट हार्ड, क्योंकि उसमें व्हेन यू लुक एट PYQs दे आर नॉट ईजी एंड बहुत कोरकी से प्रूफ्स वगैरह आ जाते हैं उस चैप्टर में से। सो या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मेरे को इतना ईजी लगा। इसमें थोड़े टॉपिक्स हैं विच आर क्वाइट स्कोरिंग, लाइक रेसिड्यूज, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉन्टूर इंटीग्रेशन एंड ऑल। टेलर लॉरेंट सीरीज आर क्वाइट स्कोरिंग। तो ये सारे पे एटलीस्ट आप प्रायोरिटाइज करके ये तो पढ़ लो, प्रूफ्स वगैरह टाइम मिले तो बाद में देख लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू द पार्ट 2 ऑफ पेपर 2। सो उसमें 3 टॉपिक्स हैं, PDE एज एन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, numerical analysis and computer programming, and mechanics and fluid dynamics. So when we come to PDE, तो PDE is like ODE only, chapter simple है and scoring भी है, but PYQs आप देखेंगे तो थोड़ा सा टफ भी है। शार्पिट्स जैकोबियंस मेथड के प्रॉब्लम्स आर क्वाइट टफ एंड बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी ये हमसे हो पाएंगे। नेक्स्ट जो इनिशियल पोर्शन है लैग्रेंजेस इक्वेशंस वगैरह, दैट इज़ सिंपल, बट उसमें भी PYQs आर नॉट ईजी। जो कैनोनिकल फॉर्म है, आई थिंक दैट इज़ काइंड ऑफ लाइक द सिंपलेस्ट, बिकॉज इवन दो इट्स वेरी लॉन्ग, वो हो जा देर इज़ अ सेट मेथड टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। एंड जो वो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें हीट इक्वेशन एंड वाइब्रेशन ऑन अ स्ट्रिंग वगैरह, दैट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग एंड दैट इज़ वेरी सिंपल ऑल्सो। एक पॉल्स ऑनलाइन नोट्स करके आता है, मेरे जो ब्लॉग है उस पर आई हैव मेंशन्ड दैट, उससे मैंने प्रिपेयर किया था ये लास्ट एप्लीकेशंस ऑफ PDE वाला पार्ट, एंड दैट बिकेम वेरी सिंपल। IMS नोट्स में देर इज़ अ लॉट, उसके बाद बहुत सारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वगैरह में है, तो मैंने थोड़ा सा देख लिया था। जहाँ पे वो बेसल फंक्शन वगैरह शुरू हो गया था, लेगोअर पोलिनोमियल वगैरह शुरू हो गया था, वहाँ मैंने एंड कर दिया था। उससे पहले का बस सफिशेंट है फॉर एप्लीकेशंस ऑफ PDE, बट अदरवाइज आई वुड से कि इट्स क्वाइट अ स्कोरिंग चैप्टर एंड एग्जाम में भी हो जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज़ अ कैलकुलेटर एंड यू उससे अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आ गया इस चैप्टर में, तो हर प्रॉब्लम मिनट्स में सॉल्व हो जाएगी, 5 मिनट से ज़्यादा आपको लगेगा नहीं। अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखिएगा उनको। प्रूफ्स थोड़े से पूछ रहे हैं आजकल, तो प्रूफ्स भी देख के जाना। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना, बस थोड़े से प्रूफ्स करने हैं एंड फॉर्मूले याद करने हैं। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चैप्टर है उसमें आपको कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल आना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत मिन टर्म्स, मैथ टर्म्स, जो थोड़ा बहुत डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सीखते हैं वो आना चाहिए। वो आप या तो बुक फॉलो कर लो या फिर नोट्स फॉलो कर लो। वो जो कनिष्क सर हैं जिनकी AIR-1 आई थी अ फ्यू ईयर्स बैक, उनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें हम पहले मैकेनिक्स का देख लेते हैं। मैकेनिक्स में टॉपिक्स लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर देयर, कॉमन नॉट कॉमन ऑर्डिनरी, Lagrangian and Hamiltonian are there. Now Lagrangian and Hamiltonian शुरू में looks very daunting, it seems very tough, but थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे you'll realize कि it's a very easy and very scoring chapter. आपको 2-3 फॉर्मूले याद करने होते हैं और उसके बाद you can do anything there. बट इसके लिए भी मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब, गूगल वगैरह को फॉलो किया था टू नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो आप अलग अलग सिनेरियो सॉल्व करके जाइए, लाइक रोलिंग ऑन अ प्लेन, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये सब आप प्रिपेयर करके जाइए। इनके लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन प्रैक्टिस करके जाइए एंड एग्ज़ाम में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जितना मेरे को 12th में आता था मैं उतना ही पढ़ के गया था। अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम में मेरे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन बना नहीं था, गलत करके आया था मैं। तो ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, पूछते हैं आजकल, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एंड टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इजी आ रहे हैं। तो आप कृष्णा सीरीज़ एटलीस्ट देख के जाइएगा इस टॉपिक के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने बहुत इजी टॉपिक्स करके गया था, बाकी सब छोड़ दिया था मैंने। पहले मैं इतने डिटेल में नहीं पढ़ के गया था। आई जस्ट डन सम वेरी स्कोरिंग टॉपिक्स फ्रॉम
the analog IAS notes which are available in G20 Google Drive. तो या अगर आपके पास टाइम हो, थोड़ा लो प्रायोरिटी रखिए इसको भी, क्योंकि आप देखिए ना क्या है कि जो पेपर 2 के चैप्टर्स हैं, इसमें पार्ट 2 में देर इज़ PDE न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स को साथ में क्लब किया हुआ है। तो यूजुअली क्वेश्चंस इन दोनों में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसमें इतना स्कोरिंग नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टॉपिक्स, इसलिए मैंने इसको एंड के लिए रखा था। बट अगर आपके पास टाइम है तो ये भी डेफिनेटली आप अच्छे से करके जाइएगा। अब देर आर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स विच आर नॉट यूजुअली गिवन इन एनी IMS नोट्स एंड ऑल, बट इसका बेस इज important to study maths as an optional. Firstly is beta and gamma functions. They are used in a lot of places. In statics dynamics also they are used. In simple integration problems also they are used. आजकल तो बीटा गामा के ही डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, एंड ये अगर आपको आ गए तो a lot of stuff will become easier for you finally. इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, इंटीग्रेशन फॉर्मूले आप 12th क्लास की बुक से अच्छे से पढ़िए, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आर ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट, हर जगह यूज़ हो जाती हैं वो, साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए एंड दैट विल ग्रेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। तो ये हो गया मेरी बुक लिस्ट एंड मैंने कैसे पढ़ा था। नाउ लेट्स कम टू वेदर कोचिंग इज़ नीडेड और नॉट। मेरे हिसाब से नॉट एट ऑल। कोचिंग इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड मैथ में क्या होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें आ जाते हैं, जो डाउट्स होते हैं राइट, वो आर दोज आर द मेन थिंग जिसमें हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है। एंड जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स का कहना था, कोचिंग में इतना फास्ट जाते हैं वो कि आपको डाउट्स वगैरह पूछने का टाइम नहीं मिलता है। तो आई डोंट थिंक कोचिंग इज़ नेसेसरी फॉर मैथमेटिक्स। नोट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो देख लो, NPTEL वीडियोज़ हैं वो देख लो। I think Mathocrat has a free channel on YouTube in which there are a lot of videos on fluid mechanics and all, and a lot of toppers have recommended that. मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था, but probably I would have also done it if I had the time. तो वो देखिए, but I think coaching की ज़रूरत नहीं है if you have a good background, technical background or mathematics background through BSc or something. So that is what I would say for coaching. When we come to test series, I had not done a test series for mathematics. उसका भी एक रीज़न है, I was a working professional. मैंने प्रीलिम से 2 months पहले सबैटिकल लिया था एंड मेरा अराउंड 50% ही मैथ्स का सिलेबस ख़त्म हुआ था तब। तो आई टू फिनिश द रेस्ट 50%, रियल एनालिसिस, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, टॉपिक्स लाइक रिंग थियोरी, ऑल ऑफ दिस आई हैड डन आफ्टर प्रीलिम्स। मेरे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं था। तो अगर मेरे को टाइम होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली डन अ टेस्ट सीरीज़, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था। इफ़ आई वांट टू चूज़ अ टेस्ट सीरीज़, फर्स्टली आई वुड से कि जो बहुत मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव, सो आई वुड नॉट रिकमेंड टू स्पेंड सो मच मनी ऑन अ टेस्ट सीरीज़। स्पेंड से 15-17,000, आई वोंट नॉट रिकमेंड डूइंग दैट, क्योंकि इसमें क्या है ना, हमें अपने आंसर्स इतने इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा जो आंसर वैसा ही लिखा है जैसे IMS नोट्स में आंसर है, जैसे बुक्स में आंसर है, देन वी आर गुड टू गो। हमें आंसर राइटिंग की इवैल्यूएशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है मैथ में, एटलीस्ट मुझे नहीं थी। इफ़ यू हैव एन ऑप्शन टू बाय अ चीपर टेस्ट सीरीज़ से जो 7-8 से कम की होती है, देन आई थिंक दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन। और यू कैन लुक एट द older टेस्ट सीरीज, सॉल्व देम ऑन योर ओन। सॉल्यूशंस भी होते हैं, वेरीफाई योर आंसर, चेक इट योर सेल्फ, यू कैन चेक इट योर सेल्फ और गिव इट टू अ फ्रेंड। दिस इज़ नॉट लाइक अदर ऑप्शनल जहाँ पे आपको एक्चुअली आंसर्स को इवैल्यूएट करना है। इसमें आप सॉल्यूशन से अपना कंपेयर करिए, सही है तो सही है, नहीं तो देखिए क्या गलतियाँ आई हैं। तो आई डू नॉट थिंक कि एन एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज इज़ नेसेसरी हियर। आई हैड नॉट टेकन अ टेस्ट सीरीज, बट आई वुड से कि अगर आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट कर रहे हो, या फिर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स इटसेल्फ अटैम्प्ट कर रहे हो, या फिर एक चीपर टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे हो, दैट शुड बी गुड इनफ। You don't need to buy an expensive one. So these are my thoughts on test series for mathematics. अभी
I would have, if I would have given the attempt, I would have definitely given a test series, cheaper wali or a previous year one. But last time I could not, unfortunately. But it is possible to clear it without it also. Now when we come to talk about how to manage time, तो as I said मेरा 50% syllabus ही हुआ था उससे पहले, तो I had to give majority of my time. I think मैंने I used to use an app to evaluate how much time I have used on each chapter, each subject, and I realized कि my 68% of my time had gone to math post prelims, and this was even when I had not given a test series for mathematics. So yeah, math will take up a lot of your time. Now you have to realize कि अगर आपके पास time crunch है and exam is close by, तो आप अब सब कुछ दोबारा नहीं पढ़ना स्टार्ट करोगे. मैंने तो बहुत सारे चैप्टर्स के लिए PYQs देखे थे, उससे बैकवर्ड गया था बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था. उनमें भी चैप्टर्स में भी मैंने प्रायोरिटाइज़ किया था कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. रियल एनालिसिस के प्रूफ्स नहीं किए थे मैंने. फ्लूइड मैकेनिक्स तो ऑलमोस्ट पूरा छोड़ ही दिया था मैंने. बहुत सिंपल टॉपिक्स किए थे जिनसे 10 मार्कर क्वेश्चन हो जाते. सिमिलरली फॉर स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव लेफ्ट. There are a lot of topics like I'll tell you the topics for which PYQs are very good. Calculus के लिए they are very good. Matrix and linear algebra के लिए they are very good. Vector analysis के लिए statics, dynamics, real analysis, LPP, complex analysis, PDE and numerical. इनके लिए PYQs are very good, and you can actually go backward from PYQs and study during your revision phase. Revision notes also help a lot. अगर आपने टॉप चैप्टर ख़त्म करने के बाद रिविजन नोट्स बना लिए हैं तो यू कैन ईजिली रेफर टू दैम आफ्टर व्हेन यू रियली नीड दैम. मेरे कुछ टॉपिक्स के लिए थे, कुछ टॉपिक्स के लिए नहीं थे. मेरे रिविजन नोट्स ऑल्सो यू कैन फाइंड ऑन माई ब्लॉग. बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हर चैप्टर के लिए बना के बैठे बिकॉज आई वॉज डूइंग अ जॉब. बट अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. A lot of people have asked me questions about scaling. I think scaling हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर हम अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो forget about scaling. You cannot make your optional decisions based on कि किस में स्केलिंग हो रही है किस में नहीं हो रही है. आपने अगर मैथ का डिसीजन बना लिया है, दैट शुड बी इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें कितने इस साल कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ, पिछले साल कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ. दिस इज समथिंग फॉर मैथ आई एम टेलिंग इन पर्टिकुलर. क्योंकि अगर कि इसका सिलेबस ऐसा है, ऑब्जेक्टिविटी इतनी है कि अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो या ये दिस वाज अबाउट द स्केलिंग. Lastly, I would like to end by talking about some of the various tools that I used for my math preparation. Firstly, कैलकुलेटर को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए आपको. अगेन मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा. सेकेंडली, वुल्फ्राम अल्फ़ा करके एक वेबसाइट है, उसमें आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है आपके पास आंसर नहीं है उसका, तो वुल्फ्राम अल्फ़ा पर आप डालिए, वो आपको पूरा सोल्यूशन बता देगा कि ये आंसर है, ये सोल्यूशन है. तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, आपको आंसर्स वेरीफाई हो जाते हैं. ऑब्वियसली नॉट इन द एग्जाम और एनीथिंग, बट वाइल यू आर स्टडिंग आपके आंसर वेरीफाई हो जाते हैं. कैलकुलेटर से यू कैन ऑल्सो लर्न टू वेरीफाई योर आंसर्स इन द एग्जामिनेशन, एंड उससे काफ़ी पीस ऑफ माइंड आ जाता है कि हाँ मेरा ये सॉल्व हो गया, सही हो गया. आई हैड यूज्ड कैलकुलेटर एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन टू वेरीफाई माई आंसर्स. तो वुल्फ्राम अल्फ़ा हो गया, कैलकुलेटर हो गया. बाकी जो 12th की NCERT है वो भी अपने पास रखो फॉर इंटीग्रेशन फॉर्मूले, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फॉर 3D ज्योमेट्री. यूट्यूब वीडियोस देखा करो. मेरा जो ब्लॉग है वहाँ पे मैंने थोड़े लिंक्स भी डाले हैं यूट्यूब वीडियोस के विच आर क्वाइट फन. अगर इफ़ यू आर बोर्ड और इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, यू कैन वॉच NPTEL लेक्चर्स फॉर दैट चैप्टर. अपार्ट फ्रॉम दैट G20 हैज़ इट ऑल. अगर कोई मॉडर्न अलजेब्रा के प्रूफ्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप चैट GPT से पूछो कैसे सॉल्व करना है. उसमें कोई पार्ट समझ नहीं आया, यू कैन आस्क चैट GPT अगेन कि इसको एक्सप्लेन करो ढंग से. आई हैव डन ऑल ऑफ दिस. स्टैक एक्सचेंज करके एक होता है, उसमें भी डाउट्स आप पोस्ट कर सकते हो. देयर आर टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ऑल, जैसे मैथोक्रैट का ग्रुप है, G20 का ग्रुप है, IMS का ग्रुप है. यू कैन जॉइन देम फॉर फ्री एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स in those groups, and you can also reply to some of the questions from your friends there. So yeah, this is all that I had to say for my math optional.
I would like to thank Delhi Knowledge Track for giving me an opportunity to record this video. I hope this video helped you all in your preparation. Thank you so much.